नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे सिर्फ एक दो स्टॉक से अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनता है, बल्कि अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स को सेलेक्ट करना होता है। इसी तरीके से सिर्फ इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसके लिए आपको अदर एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए और उस टाइम पर किसी भी रीजन से अगर शेयर मार्केट गिरा हुआ हो तो आपको लॉस में अपने शेयर्स ना बेचने पड़े। तो आज के लेक्चर में हम आपको एसेट एलोकेशन करना सिखाएंगे। एसेट एलोकेशन वो तरीका है जिससे आप अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके एक बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एसेट एलोकेशन करने का गोल क्या है। तो एसेट एलोकेशन का प्राइमरी गोल है रिस्क को रिड्यूस करना, और इसमें हम अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, एफडी, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, रियल एस्टेट और इवन क्रिप्टो में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप अलग अलग एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब स्टॉक मार्केट गिर रहा होगा तब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही होंगी, क्योंकि इन दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं, और क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में दोनों होंगे तो इससे आपका जो रिस्क है वो घट जाएगा, और एक एसेट क्लास में जो आपको लॉस हो रहा होगा वो दूसरी एसेट क्लास से रिकवर हो जाएगा। तो यही एक प्राइमरी गोल होता है हमारा एसेट एलोकेशन का। अब अगर आप एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। जनरली ये माना जाता है कि आपकी एज जितनी कम है आप उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एज बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएंगी, और जितनी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी उतना ही कम आप रिस्क ले पाएंगे। तो अभी जब आपकी एज कम है तब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप यंग हैं, आपकी एज कम है, तो ऐसे टाइम पर आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक रूल भी है, 100 डेज रूल। इस रूल से जनरली इक्विटी एलोकेशन रिकमेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपकी एज 30 इयर्स है तो 100 - 30 = 70, यानी 30 की एज में आपका जो इक्विटी एलोकेशन है, यानी स्टॉक मार्केट में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 70% होना चाहिए, और बाकी का जो 30% है वो आपको अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे ही अगर किसी की एज 50 इयर्स है तो उसे अभी अपना 50% पैसा स्टॉक मार्केट में और बाकी बचा हुआ 50% पैसा अदर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद सेकंड फैक्टर है इनकम स्टेबिलिटी। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहां पर आपकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं है, कभी आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं तो किसी महीने आपको कोई भी अर्निंग नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपकी जॉब भी स्टेबल नहीं है तो ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जॉब जाने से या फिर सैलरी घट जाने से अपनी स्टॉक मार्केट की जो होल्डिंग है उसको सेल करना पड़े, और ऐसे टाइम पर अगर मार्केट बियरिश होगा तो फिर वही बात है कि आपको अपना पोर्टफोलियो लॉस में सेल करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। तो अगर आपकी इनकम में स्टेबिलिटी नहीं है तो ऐसे में भी आपके लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके पास कुछ ऐसी जगह पे भी पैसा हो जहां से आप सेफली उस पैसे को जरूरत पड़ने पर निकाल सकें। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम हॉरिजॉन। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 3 साल से कम पीरियड के लिए कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपका टाइम हॉरिजॉन 3 साल से कम है और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपना पैसा एफडी या फिर बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अगर आप 3 से 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप 5 से ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ फैक्टर है लायबिलिटी। अगर आपके ऊपर ज्यादा लायबिलिटीज हैं तो ऐसे में भी आपके लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके ऊपर रिस्क कम रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और आप एक प्राइवेट जॉब में हैं तो ऐसे में भी आपको अपना जो इक्विटी एक्सपोजर है उसको कम रखना चाहिए, ताकि अगर आपकी जॉब में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको ईएमआई डिफॉल्ट ना करना पड़े। और इसके बाद फिफ्थ और शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग बिहेवियरल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। अगर आप शेयर मार्केट में ज्यादा रिस्क लेने से डरते हैं, शेयर की प्राइस जैसे ही गिरती है आपको डर लगता है कि बहुत ज्यादा ना गिर जाए और आप उसको सेल कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। तो ऐसे में भी आपको अपना जो इक्विटी एक्सपोजर है उसको लिमिटेड रखना चाहिए। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि शायद 1000 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए डुबाने के लिए रेडी रहते हैं, तो ऐसे केस में आप अपना इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
रिस्क प्रोफाइलिंग पर्सनल फाइनेंस में आता है, जो कि बिल्कुल पर्सनल होता है, यानी ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो शायद किसी दूसरे के लिए एप्लीकेबल ना हो। तो यहाँ पर आपको खुद समझने की जरूरत है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। अब जब आपको एसेट एलोकेशन के फैक्टर समझ आ गए हैं तो अब जानते हैं कि एसेट एलोकेशन करना कैसे है। तो एसेट एलोकेशन करने का सबसे इफेक्टिव और सबसे बेसिक तरीका होता है रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन करना। इसमें हम हर इन्वेस्टर को उनके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल इफेक्टिव एसेट एलोकेशन है उसका कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन में एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में हमने इन्वेस्टर के टाइप के हिसाब से उनके लिए बेस्ट एसेट एलोकेशन चूज करने की कोशिश की है। तो इस टेबल को आप बेस मानकर अपने हिसाब से इसमें चेंज करके अपने लिए एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप इक्विटी से 10% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 10% पैसा इक्विटी में रखना है और वो भी या तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स में रखें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इक्विटी में इन्वेस्ट करें। इसके बाद जो 75% अमाउंट है उसको आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जिसमें एफडी या बॉन्ड्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बचा हुआ 15% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं तो वहां पे आप 11 से 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपना जो 50% पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा, 30% पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और बचा हुआ 20% गोल्ड में इन्वेस्ट करना होगा। अब ये जो 50% पैसा आप अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे ना, इसमें ज्यादातर पैसा आपने अपना लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना है और थोड़ा बहुत पैसा आप चाहें तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आप 70% पैसा अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% एफडी और बचा हुआ 10% पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें आप अपनी रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसे 15% रख सकते हैं और इसके लिए आपको डायरेक्टली स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। और इसके बाद अगर आप एक एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो देखो इसमें रिटर्न्स की कोई लिमिट नहीं है और इसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी 85 से 90% जो कैपिटल है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बची हुई 5 से 10% कैपिटल फिक्स डिपॉजिट और बचा हुआ 5% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है एसेट एलोकेशन करने का वो है कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो। इसमें जो उनका कोर पोर्टफोलियो होता है उसमें इन्वेस्टर्स ज्यादातर सेफ कंपनीज को ही रखते हैं, वहां पर ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और ज्यादा रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो अपना एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी बनाते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का पोर्टफोलियो होता है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप रिस्क को एडजस्ट करने के साथ साथ रिटर्न्स भी कमा सकते हैं और पर्सनली मैं भी इसी तरीके को फॉलो करता हूं। और इसके बाद जो लास्ट तरीका है एसेट एलोकेशन करने का वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इस स्ट्रेटजी में हम मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर कभी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर हम ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, कभी अगर स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करने लग गया तो हम वो पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, कभी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो हम पैसा निकालकर एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है और अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं तो इसके अराउंड कुछ म्यूचुअल फंड भी हैं जो कि आप अपनी रिसर्च के लिए देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड और HDFC सुंदरम कुछ इस टाइप के फंड हैं जिन पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ तरीके होते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग करने के। रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद या तो आप अपने हिसाब से रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए या फिर ऑनलाइन भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर भी आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स को आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। स्कैम 1992 वेब सीरीज का ये डायलॉग सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के दिल और दिमाग में बैठ चुका है। इवन कुछ फेमस इन्वेस्टर्स और यूट्यूबर्स को भी आपने बोलते हुए सुना होगा कि मैंने लाइफ में बहुत रिस्क लिया है तभी मैंने इतना पैसा कमाया है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन ये सुनकर हमें लगता है कि इसका मतलब है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा ही नहीं पाएंगे। और इस वजह से जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं वो हाई रिस्क की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाई रिस्क का मतलब है हाई रिटर्न्स। लेकिन हर बार ये बात सही नहीं होती है क्योंकि अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई रिस्क लेकर मान लो किसी 500 करोड़ की मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं
तो हो सकता है कि जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही थी उस सेक्टर में कोई अचानक से बड़ा प्लेयर आ जाए जिसके आगे ये कंपनी टिक नहीं पाएगी और इसके बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जिससे आपको पूरी कैपिटल का भी लॉस हो सकता है। जबकि इसके बदले अगर आप किसी लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल कर देगा। इसलिए इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इवन कम रिस्क लेकर भी ज्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। इस लॉजिक को बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देकर समझाया है। मान लीजिए आप एक एक्स नाम के प्रोडक्ट को सेल करते हैं और एक दिन आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आता है 100 एक्स प्रोडक्ट को सेल करने का। बट जो व्यक्ति आपको ऑर्डर देता है वो कहता है कि वो आपको डिलीवरी के बाद ही पैसा देगा। अब क्योंकि ऑर्डर आपके लिए काफी बड़ा था तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये जो एक्स प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप इसे 2 जगह से सोर्स करते हैं। एक जगह पे वो आपको 50 रुपए का मिल रहा है और दूसरी जगह पर वो आपको 60 रुपए का मिल रहा है। तो आप कौन सी जगह से उसे बाय करेंगे? ऑब्वियसली जहां पे सस्ता मिल रहा है वहां से उसे बाय करेंगे, क्योंकि इस पूरी ट्रांजैक्शन में एक रिस्क ये है कि मान लीजिए जिसने आपको ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर लेने से मना कर दे या फिर ऑर्डर लेने आए ही ना। तो ऐसे में अगर आपने 50 वाला प्रोडक्ट सोर्स किया होगा तो आपको 5000 का लॉस होगा और अगर आपने 60 वाला प्रोडक्ट सोर्स किया होगा तो आपको 6000 का लॉस होगा। अब अगर इस पूरे इंसिडेंट को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो आपने जहां पर कम पैसे दिए हैं, यानी जहां पे आपने 5000 रुपए दिए हैं वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे रेदर देन जहां पे आप 6000 रुपए देंगे। यानी जहां पर आप कम रिस्क लेंगे वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब देखो, हमने रिस्क के बारे में तो बहुत बात कर ली है, लेकिन हमने उसे डिफाइन नहीं किया है कि रिस्क होता क्या है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क अनसर्टेनिटी से आता है, जहां पर आपको पता ना हो कि क्या हो सकता है। अब अनसर्टेनिटी कब होगी? जब या तो आपको नॉलेज ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, या फिर कोई भी ऐसा अनअकाउंटेड फैक्टर जिससे फाइनेंशियल लॉस हो। अब ये जो रिस्क है ना, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स हैं, ए और बी। ए एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि हमेशा रिस्क लेना प्रेफर करता है, और वहीं बी एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है जो कि हमेशा रिस्क से दूर रहना पसंद करता है। तो अगर मान लो ये दोनों किसी सेफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर इन्हें सेफली फिक्स रिटर्न्स मिले, तो ये जो सिचुएशन है ना, ये दोनों इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लीटली डिफरेंट होगी। यहाँ पर सबसे पहले बी की बात करें तो क्योंकि दोनों ने ही सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और दोनों को फिक्स रिटर्न्स मिलने हैं और बी सेफ इन्वेस्टमेंट ही करना पसंद करता है, तो बी के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट सेफ है। लेकिन जो ए है उसके लिए ये सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट शायद रिस्की है, क्योंकि इसमें उसे रिटर्न्स कम मिलेंगे जबकि वो ज्यादा रिस्क हाई रिटर्न्स के लिए चाहता है। तो इससे जो उसका गोल हाई रिटर्न से कंप्लीट हो सकता था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो कि उसके लिए एक रिस्क है। यानी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स भी कभी कभी कंडीशंस के बेसिस पर किसी के लिए रिस्की हो सकते हैं। इसलिए हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो रिस्क रेटिंग होती है वो हर इंडिविजुअल के रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अलग होती है। तो अब आपको समझ आ गया है कि हर व्यक्ति के हिसाब से रिस्क अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिस्क 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कंट्रोलेबल रिस्क और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क। कंट्रोलेबल रिस्क में वो रिस्क आते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता है और जिनके अगेंस्ट में आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं। वहीं अनकंट्रोलेबल रिस्क में ऐसे रिस्क आते हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं है और जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर अनकंट्रोलेबल रिस्क की बात करें तो 2020 में जब पेंडेमिक आया था और उससे सारे स्टॉक मार्केट क्रैश कर गए थे, तो क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते थे? ऐसे ही जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और उससे जो ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर आया, क्या आपको उसके बारे में पहले से पता था और आप उसको कंट्रोल कर सकते थे? तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं था और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर कंट्रोलेबल रिस्क की बात करें तो मान लो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसमें आपको 5 साल के बाद 80% का लॉस हो जाता है, तो इस रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते थे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। ऐसे ही अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो और वो पूरी इंडस्ट्री ही डाउन चली जाती है तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते थे। और अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो जिसमें मैनेजमेंट की साइड से प्रॉब्लम चल रही है और आगे चल के आपको लॉस हो जाता है, तो इस रिस्क को भी आप सही रिसर्च करके और मैनेजमेंट एनालिसिस करके कंट्रोल कर सकते थे। तो ये जो अनकंट्रोलेबल रिस्क हैं इनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोलेबल रिस्क हैं इनको कंट्रोल करने की प्रोसेस को ही रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए अब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट मेनली 5 तरीके से किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग आता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं
तो फिर आप उस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, रिस्क को कंट्रोल कैसे करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये पता करना होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और इसको रिस्क प्रोफाइलिंग कहा जाता है। रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जहां पर जाकर आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। अब जब रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपको समझ आ जाएगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करने का दूसरा स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन करना। डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी स्टॉक्स को नोट डाउन कीजिए और फिर ये देखिए कि उन स्टॉक्स में किन रीजंस की वजह से लॉस हो सकता है। अगर आपको ज्यादातर स्टॉक्स में कॉमन रीजंस नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये आपको दोनों सेक्टर और स्टॉक्स के हिसाब से करना है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद रिस्क को कंट्रोल करने के लिए थर्ड स्टेप जो आपको लेना है वो है एसेट एलोकेशन। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप की एसेट में अपनी सारी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी है, मतलब आपको सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही नहीं लगाना है, आप इसके साथ साथ गोल्ड में भी पैसा लगाएं और हमेशा ऐसी एसेट क्लास में पैसा लगाएं जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड हो। इसका एक एग्जांपल हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो गोल्ड के साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जब भी स्टॉक्स की प्राइस गिरती है तब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है, जिससे आपका जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए नेक्स्ट फैक्टर जिस पर आपको ध्यान देना है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रिज है जिसकी कैपेसिटी 1000 टन है, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा इस ब्रिज में जो मैक्सिमम कैपेसिटी अलाउ की जाती है वो 900 टन ही होती है, जिसका रीजन है कि वो 10% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं ताकि ब्रिज कोलैप्स ना हो जाए। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज है तो आपको हमेशा उसमें 10% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलनी चाहिए, जिससे आपको उस स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसकी प्राइस 90 रुपीज चल रही हो। और इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट तरीका है अपने रिस्क को कंट्रोल करने का, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। जनरली हर स्टॉक हर एसेट क्लास में शॉर्ट टर्म में तो रिस्क होता ही है। मान लो अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करोगे तो गोल्ड की प्राइसेस भी शॉर्ट टर्म में गिर सकती हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिस्क काफी ज्यादा घट जाता है। मान लो आपने रिलायंस के स्टॉक में 800 रुपए में इन्वेस्ट किया होता, तो आज रिलायंस के शेयर की प्राइस 2000 रुपए के आसपास चल रही है, तो अगर उसकी प्राइस वहां पर गिरती भी है तो गिरकर 1800 आएगी, 1600 आएगी, 1500 आएगी, लेकिन 800 रुपए पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, जिससे आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो यही कुछ तरीके होते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।